पार्ट्स में डिवाइड करना है और अकॉर्डिंगली आपने, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारा कहा ना माने, सो इफ your hand doesn't obey you या if your hand is not under your control, तो इसे काट करते हैं तो फिर यहाँ तक है, so chop it off, cut it off, throw it away, कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए जख्मी हालत में जिंदा रहना बेहतर है, because it is better for you to be alive in wounded shape or in wounded form या woundedly, बनिस्बत इसके कि तुम दोनों हाथों के साथ जहन्नम में दाखिल हो, instead of into hell with both hands, जहां ऐसी आग है जिसे कम नहीं किया जा सकता, where there is such fire which cannot be overcome, which cannot be lessened, which cannot be mitigated, तो कुछ भी आप लिख लें। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के, जब आप ट्रांसलेट डिफिकल्ट वर्ड्स, sometimes you come across complex sentences which are beyond our understanding. We are unable to comprehend such sentences, such words. Of course, it's very often we come across such sentences, such words. So how to deal with such situation, how to deal with such words or sentences, let's discuss it. पहली बात तो यह है कि do not leave empty spaces in translating. Ladies and gentlemen, let me tell you कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू से इंग्लिश में, तो कहीं पे डिफिकल्ट वर्ड हैं, आपको इसका मीनिंग का नहीं पता, आपने एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा, डू नॉट लीव एम्प्टी स्पेस। हम अक्सर जिस वर्ड का हमें मीनिंग का नहीं पता, हम एम्प्टी स्पेस छोड़ देते, इट इज रॉन्ग अप्रोच। दूसरी बात यह है कि समटाइम्स वी कम अक्रॉस डिफिकल्ट सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सो वी स्किप सच सेंटेंसेस। देखिए ना, दोबारा से मैं बता देता हूं, कभी कभी ये होता है कि इट्स इनफ, ये 8.8 वाला पॉइंट समझे। पहली क्या, अगर डिफिकल्ट सेंटेंस है तो आपने उसको कंप्लीटली स्किप नहीं करना है। डिफिकल्ट वर्ड है, मीनिंग का नहीं पता, तो इसका हरगिज अब ये नहीं कि आप एम्प्टी स्पेस छोड़ दें। आपने क्या करना है कि अल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज करना है, मेक यूज ऑफ अल्टरनेटिव वर्ड्स। मैंने पहले भी कहा है कि उर्दू डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑल टुगेदर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आपने ये हरगिज नहीं है कि आप उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे, आपने सेंटेंस को सेंस करना है और अकॉर्डिंगली फिर आपने ट्रांसलेशन करनी है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो आपने करनी ही नहीं है कहीं भी, किसी भी पैराग्राफ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं कहता हूं आजकल महंगाई है, आजकल महंगाई है, तो जब आप इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड क्या है महंगाई के लिए? हम एग्जैक्ट वर्ड कौन सा वो करते हैं? महंगी, इन्फ्लेशन इज ऑन राइज, वेरी गुड मोहम्मद, हम एग्जैक्ट वर्ड इन्फ्लेशन यूज करते हैं। आज हम अक्सर कहते हैं आजकल महंगाई है, सो इन्फ्लेशन इज ऑन राइज दीज डेज। अगर इन्फ्लेशन वर्ड आपको नहीं पता तो आप कोई और वर्ड यूज करें, आप एक्सपेंसिव वर्ड यूज करें, आप लिखे कि थिंग्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, थिंग्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, आजकल बहुत महंगाई है, हम कहते थिंग्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज। वो नहीं पता तो आप लिख लें कि इट इज टाइम ऑफ प्राइस हाइक, आप इस तरह लिख लें, इट इज टाइम ऑफ प्राइस हाइक, वी आर लिविंग इन द ईयर ऑफ प्राइस हाइक, इस तरह आप लिख लें। डियर वर्ड लिख लें, थिंग्स आर डियर, महंगाई है, थिंग्स आर डियर दीज डेज, या इट इज टाइम ऑफ हाई प्राइस लिख लें, या वो नहीं तो आप लिख लें थिंग्स आर कॉस्टली, चीजें महंगी है, थिंग्स आर कॉस्टली, एक ही बात हो गई, आजकल महंगाई है या चीजें महंगी है, बात तो एक ही है, सेम ही मैसेज कन्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर वो नहीं पता तो आप ये लिखिए द प्राइसेस ऑफ थिंग्स आर ऑन राइज, इस तरह ऑलरेडी पता। वो नहीं पता तो इतना तो आप कर सकते हैं कि थिंग्स आर नॉट चीप,
जब मैं कहता हूं कि चीजें सस्ती नहीं है तो इनडायरेक्टली मैं यही बताने जा रहा हूं कि महंगाई है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कभी भी आपने सेंटेंस को स्किप नहीं करना है। आपको ट्रांसलेशन का नहीं पता और आप उसको स्किप कर रहे हैं, आओगे कुछ तो का ये मतलब है सिंपल इज दैट कुछ करें जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग उसके अकॉर्डिंगली बन रही हो, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी सेंटेंस को स्किप नहीं करना है, आपने कभी भी वर्ड्स को स्किप नहीं करना है। चले ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करें स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर पॉइंट है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करने, वैसे इस तरह नहीं होता है। एक दफा जो पॉइंट एक्सप्लेन हो चुका है दोबारा एक्सप्लेन नहीं होगा। सिंपल इज दैट स्टूडेंट्स के एक लेंथी सेंटेंस आपको दी गई, एक लॉन्ग सेंटेंस आपको दी गई। जब आप इस तरह सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश से उर्दू में, तो आपने रफ पेज पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करना है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपने लेंथी सेंटेंसेस की नहीं करनी है। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो कहीं पे आप स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक्स करेंगे, कहीं पे आप पंक्चुएशन से रिलेटेड मिस्टेक्स करेंगे, कहीं पे आप प्रपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक्स करेंगे, कहीं पे आप आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक्स करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि आप मिस्टेक्स करेंगे। आई हैव बीन चेकिंग यूर असाइनमेंट्स, आपके असाइनमेंट्स में चेक करता आ रहा हूं तो यही मिस्टेक्स। तो आपने कभी भी लेंथी सेंटेंस जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है तो सबसे पहले आपने रफ पेज पे जाके उसकी ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद आपने नीट पेज पे आना है, ठीक है। ये जरा देख ले, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारा कहा ना माने तो पहले इस यहां तक ट्रांसलेट करें, तो इसे काट कर फेंक दो तो यहां तक करें, क्योंकि तुम्हारे लिए जख्मी हालत में जिंदा रहना बेहतर है, यहां तक करें बनिस्बत इसके कि तुम अपने दोनों हाथों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जहां ऐसी आग है यही से कम नहीं किया जा सकता, तो यहां तक करें। मीन्स ये है कि ब्रेक करे सेंटेंस, रफ पेज पे करें, उसके बाद जो है ना, यही तो मैं अफशान इनको बता रहा हूं कि आप लोगों के एंड पे कोई इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोवा कैंपस से ही आज मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल नेट का इशू बिल्कुल नहीं होता है। देखिए ना, जो आपका राबिया वजीर नाम है, क्या नाम है आपका, एक मिनट। क्वेश्चन किसने पूछा था? वकार है, राबिया वकार है। राबिया वकार इस तरह है कि जो आपका लास्ट पेज होगा, आपको मोस्ट प्रॉब्ली 30 पेजेस होंगे या 31 पेज, रफ काम के लिए यूज करना है। अगर ट्रांसलेशन है तो वो सकते हैं, कोई और रफ काम है, प्रेसी राइटिंग है, जो भी है तो आप वहां पे कर सकते हैं। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि समटाइम्स, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम रादर, in Urdu language, when we want to respect someone, when we want to give respect to someone, we make use of plural verbs, plural pronouns, and something. For example, कायद आज़म एक बड़े आदमी थे। अभी कायद आज़म एक बड़े आदमी थे, ठीक है। आज़म सिंगुलर है, लेकिन हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब्स का यूज करते हैं। होना तो इस तरह चाहिए कि कायद आज़म एक बड़ा लीडर था, लेकिन हम कहते हैं कि कायद आज़म एक बड़े लीडर
थे, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया। तो जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो ये ना हो कि आप प्लूरल प्रोनाउंस यूज करें, प्लूरल वर्ब्स यूज करें। नो, नॉट एट ऑल। In English language, we don't have such concept. We do not make use of plural pronouns, plural verbs when we want to respect someone. For example, Qaid Azam एक बड़े आदमी थे, तो हमने क्या लिखना है? Qaid Azam was a great leader. Qaid Azam वर नहीं आएगा, Qaid Azam was a great leader. उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया। अभी ये नहीं लिखना है कि they establish a separate homeland for Muslims, ये नहीं होगा। He established a separate country for Muslims। ठीक है, तो आपने उन्होंने they वर्ड यूज नहीं करना है, he वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आपका जो वो हो ट्रांसलेशन हो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ आपने ट्रांसलेट किए हैं और जो ओरिजिनल पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ दिया गया ओरिजिनल पैराग्राफ और जो ट्रांसलेटेड पैराग्राफ है, दोनों का मैसेज सेम होना चाहिए। और मैं इसके एग्जांपल इस तरह देता हूं कि एक बंदा है जिसने ओरिजिनल पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, उनको आप ट्रांसलेटेड पैराग्राफ जो आपने ट्रांसलेट की है वो चेक करवाएं। अगर उन्होंने वही मतलब बता दिया जो ओरिजिनल पैसेज में आपने समझा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रांसलेटेड पैराग्राफ ठीक है, आपकी ट्रांसलेशन ठीक है। लेकिन जो आपने ट्रांसलेट किया गया पैराग्राफ है उसका कुछ और मीनिंग बन रहा हो और जो ओरिजिनल पैसेज उसका कुछ और मीनिंग बन रहा हो, इसका मतलब ये है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स इन योर ट्रांसलेटेड पैराग्राफ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सेम मैसेज देना चाहिए, सेम मीनिंग कन्वे करनी चाहिए। दोबारा से सुन ले, कहने का क्या मतलब है कि इस तरह बंदा है जिसने ओरिजिनल पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, उर्दू का जो ओरिजिनल पैराग्राफ है वो नहीं पढ़ा है, उनको आप अपना ट्रांसलेटेड इंग्लिश पैराग्राफ चेक करवाएं और फिर उनसे पूछे कि ये जो मैंने ट्रांसलेट की है जो पैराग्राफ, इसका मीनिंग क्या बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है। अगर उसने वही मतलब बताया जो आपने उर्दू पैराग्राफ रीड करते हुए समझा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसलेटेड पैराग्राफ बिल्कुल ठीक है। सिग्नेचर के साथ चेंजेस हो सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। चेंजेस कैसे हो सकते हैं? सिंपल ये है ना कि जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उर्दू डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेज है। तो ये ना हो कि आप एक एग्जैक्ट वर्ड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करते हैं और वो जब आप ट्रांसलेट कर जाते हैं तो वो कुछ और इंग्लिश जो पैराग्राफ है जो आपने ट्रांसलेट किया है वो कुछ और मीनिंग दे, और जो ओरिजिनल पैराग्राफ है जिसमें जो आपने रीड आउट किया है वो कुछ और मैसेज कन्वे करते हैं। ये गैप नहीं होना चाहिए, ये दरमियान में जो गैप है ये नहीं होना चाहिए, सेम मीनिंग दोनों पैराग्राफ का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सीक्वेंस को आपने डिस्टॉर्ट नहीं करना है। पैराग्राफ का सीक्वेंस, अगर पैराग्राफ दिया गया है फिर आपने सीक्वेंस को डिस्टॉर्ट नहीं करना है, जिस ऑर्डर में ओरिजिनल पैराग्राफ है उसी ऑर्डर में आपने लिखना है। जो सबसे पहला आइडिया एक्सप्लेन हुआ है, सबसे पहले आपने भी वही आइडिया ट्रांसलेट करना है। जो सेकंड नंबर पे ओरिजिनल पैसेज में जो बात मेंशन की गई है, आपने भी सेकंड नंबर पे उसी बात को ट्रांसलेट करना है। इस तरह थर्ड फोर्थ मींस ये है कि सेम सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। अच्छा, अगर सेंटेंसेस दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेपरेट सेंटेंसेस हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आप उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। नंबर दे, फॉर एग्जांपल सबसे पहला आप सेंटेंस नंबर 2 को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस नंबर 2 लिख लें, नंबर वही होगा। फिर अगर आप सेंटेंस नंबर 3 को करना चाहते हैं फिर आपने क्या करना है कि नंबर वही देना है, सेंटेंस नंबर 3। अगर उसके बाद आप सेंटेंस 7 करना चाहते हैं तो नंबर वही होना चाहिए। पैराग्राफ की में ये चॉइस आपके पास नहीं है, पैराग्राफ में आपने उसी ही सीक्वेंस को आपने लेके चलना है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटेड पैराग्राफ शुड बी लॉजिकल एंड मीनिंगफुल, ऑलरेडी बात हो चुकी है। और लास्ट में हमारे पास याद रखिएगा, एक अच्छा ट्रांसलेटर वो होता है who know noun, interjection, determiners, pronouns, adjectives, all parts of speech. गूगल ट्रांसलेटर कभी मैंने यूज नहीं किया है, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट अपॉन इट बिकॉज आई हैवंट यूज्ड गूगल ट्रांसलेटर एट ऑल। ओके स्टूडेंट्स, सब इस तरह है कि अगर कोई क्वेश्चन है ट्रांसलेशन से रिलेटेड तो वो पूछ लेना हो तो हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स के ट्रांसलेशन या आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी पैराग्राफ उठा लें, वहां उसको आप ट्रांसलेट करें, फिर ओरिजिनल पैराग्राफ और जो ट्रांसलेटेड पैराग्राफ हैं वो दोनों एलएमएस पे सेंड करें। जो ट्रांसलेटेड पैराग्राफ हैं वो भी और जो ओरिजिनल पैराग्राफ है वो भी, कोई भी पैराग्राफ उठा लें उनको ट्रांसलेट करें। जिनके पास मेरी बुक है तो वो मेरी बुक से ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि और वो एलएमएस पे सेंड कीजिएगा। देखिए ना, डिफिकल्ट सेंटेंस है अनवर अहमद, वो मैंने क्या कहा कि अगर डिफिकल्ट सेंटेंस है आपको उनकी मीनिंग का नहीं पता तो जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट सेंटेंस को रीड आउट करें, आप कंप्लीट सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, आप अंडरस्टैंड करें कंप्लीट सेंटेंस को और अकॉर्डिंगली अपने वर्ड्स में भी इसको ट्रांसलेट करें। एक डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग नहीं आती आपको, यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ना है, उसको समझना है क्या मीनिंग दे रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, फिर अकॉर्डिंगली आपने इसको ट्रांसलेट करना है। देखिए ना राबिया, आपने क्या करना है कि रीडिंग करनी है और राइटिंग करनी है। पूरा दिन काम पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइटिंग है। और पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप राइटिंग नहीं करते, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप रीडिंग करते हैं तो थोड़ा मेटिकुलस होके, फोकस होके पढ़ें। जस्ट ना इसमें ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं और पैराग्राफ में फिर आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस में देख ले कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ही है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। अगर दे है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें से देख ले, आर्टिकल्स उसमें से देख ले, प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो क्यों ये प्रेपोजिशन यूज हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है तो आप क्वेश्चन करें कि क्यों यूज हुआ है, अंडरस्टैंड करें, फिर रूल्स को कंसल्ट करें। आप अगर डेली बेसिस पे 10 सेंटेंसेस पढ़ते हैं और सही पढ़ते हैं, जस्ट ये नहीं है, आप प्रॉपर एवेल्युएट करते हैं, एक चीज एनालिसिस करते हैं हर वर्ड का, और उसके बाद उसी सेंटेंस को उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जिस तरह आप कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं किसी चीज को। आप 2 मंथ्स के लिए एक पैराग्राफ डेली बेसिस पे 1-2 पैराग्राफ रीड किया करें और उसको उसी फॉर्म में लिख लिया करें। एक सेंटेंस आपने रीड आउट किया, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस आपने रीड आउट किया, फिर उसी फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करें। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत वीक है, अगर आपकी राइटिंग बहुत वीक है तो 2 मंथ्स के लिए आप ये एक्टिविटी करें। जिनकी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक है, जिनकी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक है स्टूडेंट्स, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक पैराग्राफ रीड किया करें। आप डानिश पेपर की कोई पैराग्राफ है, कुछ भी हो, डानिश पेपर है तो उसका एक जो एडिटोरियल्स हैं वो रीड किया करें और फिर अपने वर्ड्स में उसको लिख लिया करें। डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी करें। कोशिश करें कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो इस तरह वर्ड्स हैं जो थोड़ा आपकी राइटिंग को कैची बना ले, फैसिनेटिंग बना ले, थोड़ा सा डिकोरेट करें, उनको भी साइड पे लिखें और अपनी राइटिंग में इस तरह के वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करें, इस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड करें। तो 2 फेजेस मैंने बता दिए, एक जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि हर सेंटेंस को उसी फॉर्म में प्रोड्यूस करें, और सेकंड क्या करना है आप लोगों ने अपने वर्ड्स में फिर उस पैराग्राफ को लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स अभी आगे चलते हैं।
ये सेंटेंस जरा रीड आउट करें। मुतमईन रहे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैसे आप? यस, वेरी गुड। एक दो स्टूडेंट्स के अच्छे वो हैं। बी सेटिस्फाइड नहीं आएगा, सॉरी स्टे काम भी नहीं आएगा। वो जो ऊपर किसने लिखा है रेस्ट अश्योर्ड या बी अश्योर्ड, देखिए ना वो श्योरिटी दे रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि आप सेंटेंस को सेंस किया करें। अभी वो सेटिस्फेक्शन की बात तो नहीं कर रहे हैं, न वो गुस्से में कि उसको कह रहे हैं कि बी काम या स्टे काम। वो उनको श्योरिटी दे रहे हैं कि आप बेगम रहें, आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सेंटेंस को सेंस करना है, यही मैं कह रहा हूं। कॉन्फिडेंट के फॉर्म में बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, कॉन्फिडेंट के फॉर्म में ही बात करते हैं। तो रेस्ट अश्योर्ड यू वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या बी श्योर्ड यू वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। रेस्ट अश्योर्ड आपने अब्दुर्रहमान डी लगाना है। रेस्ट अश्योर्ड यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। रेस्ट अश्योर्ड है, अश्योर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर तुम थोड़ा इंतजार करते तो मैं आ जाता। मैं ऑलरेडी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा चुका हूं। अब ये आप मुझे कोई में से बता सकते हैं कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? फर्स्ट है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? थर्ड है। अब्दुर्रहमान आप कह रहे थर्ड है, राबी आप कह रहे थर्ड है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग क्या कह रहे हैं? आयशा कह रहे हैं आप थर्ड है, सेकंड है। फर्स्ट कैसे हैं? जानगुल क्या कह रहे हैं आप? ऑफ कोर्स ये थर्ड थर्ड है, लेकिन अगर तुम थोड़ा इंतजार करते तो मैं आ जाता। न मैंने इंतजार किया है, न आपने इंतजार किया है, और न मैं आया हूं। हाइपोथेटिकल तो नहीं है हरगिज भी। इफ यू हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव कम। इफ यू हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव कम। लेकिन आप दोबारा से गो थ्रू करें थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, उसमें हमने क्या कहा था कि एक इस तरह सिचुएशन हो जो पास्ट में हो लेकिन उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में हो। मींस ये है कि मैं अगर तुम थोड़ा इंतजार करते तो मैं आ जाता। अभी मैं आया नहीं हूं, प्रेजेंट डिफरेंट है। रीजन क्या है कि पास्ट डिफरेंट होता। सो इफ यू हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव कम। आई वुड हैव कम। मैंने कहा था कि फर्स्ट फॉर्म थर्ड जो कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, उसका जो इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो सेकंड क्लॉज है उसके साथ हमने वुड लगाना है, शुड लगाना है, माइट लगाना है, प्लस हैव लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। चलें आगे चलते हैं, कभी ना कभी उससे अक्ल आ ही जाएगी। चलिए इसको जरा ट्रांसलेट करें। आप लोगों को स्टूडेंट्स कब अक्ल आएगी? कोई चांस है? ईद के बाद आ जाएगी? नहीं, ईद से पहले आ जाएगी अक्ल। वन डे ही विल। अच्छा, शाबाश। उसको कभी नहीं सुना, लेटर ही विल बी वाइज। ठीक है, वेरी गुड। the patient and he will be understand up to some extent। ठीक है, थोड़ा सा ही सुनर और लेटर जी जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं वेरी गुड। इडियोमेटिक यूज भी है तो सेंटेंस को थोड़ा मैच्योर बनाने में हेल्प आउट करती। he might become voice some ठीक है, gradually he will become ठीक है। anyone else? he will understand sooner or later। चले हम इसको थोड़ा इडियोमेटिक वे में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कभी न कभी इसको अकल आ ही, सूनर और लेटर ही विल सी रीजन। सी रीजन ठीक है, विल सी रीजन। इडियोमेटिक ट्रांसलेशन है बारल। आप अपने उसके ही सूनर और लेटर ही विल सी रीजन।
चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो मरते मरते बचा, ट्रांसलेट करें। ही वॉज नियर टू डेथ, ठीक है। अनजफर इकबाल, ठीक है। ही हैड अ नैरो एस्केप, वेरी गुड। रमजान, मोहम्मद रमजान, आपने अच्छा लिखा है। ही वॉज अबाउट टू डाई, ठीक, ही वॉज अबाउट टू डाई, ही ऑलमोस्ट डाइड, ठीक है। ही वॉज नियर टू डाई, he was about to die, ठीक है। he narrowly escaped death, very good। अब्दुल रहीम, you are right, he narrowly escaped death, वो मरते मरते he narrowly escaped death, जो आप सब लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, he narrowly escaped death, he barely escaped death भी ठीक है, very good। he was about to die, ठीक है, लेकिन बहरहाल चलें, ममुना ये भी ठीक है। he has close call, he has closed call, एक तो पहले इसको जरा ना टेंस में इशू है, he had, he has a close call, he has a closed call पिराई। चलो आगे चलते हैं। वो जात का मसूद है, फॉर एग्जांपल वो जात कोई भट्ट है, चौधरी है, इस तरह, तो कैसे आएगा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? He is मसूद by caste, ठीक है। is मसूद by his caste is मसूद, ये भी ठीक है। इंजा ठीक है, आमना ठीक है, वेरी गुड। he belongs to मसूद caste, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स आपसे जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप बताते हैं कि आई बिलोंग टू, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, आई बिलोंग टू पंजाब आएगा, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब कभी भी नहीं आएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स से जब मैं कहता हूं कि आप इंट्रोडक्शन करें, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आई बिलोंग टू, सॉरी आई बिलोंग फ्रॉम गुजरांवाला, आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर, तो ये गलत है, आई बिलोंग टू आएगा, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू है, ठीक है। बिलोंग टू आता है, बिलोंग फ्रॉम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आप नोवा में कब से रह रहे हैं, या नोवा में कब से पढ़ रहे हैं? शाबाश, आप नोवा में कब से पढ़ रहे हैं? हीरा, ठीक है, बिल्कुल। और हाउ लॉन्ग यू, नहीं अनजफार, आप एक मेजर मिस्टेक करें, मुमना आपने भी मेजर मिस्टेक किया हुआ है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। देखिए ना, आप लोगों ने क्या करना है, टेंस को देखना है। मैं थर्ड पॉइंट क्या था, जिस टाइम मैं ट्रांसलेशन करवा रहा था, मेरा थर्ड पॉइंट ये था कि आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। It would be of no use if you have failed to understand the tense that has been used. So your job, your responsibility is to identify the tense. Since how long have you been, या for how long have you been studying at Nova? आप याद रखिएगा कि यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है कि 2 साल की बात कर रहे हैं या सिंस 2018 की बात कर रहे हैं। टाइम जब मेंशन ना हो तो आप सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। अगर आप लिखते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग एट नोवा या स्टडिंग एट नोवा, या सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट नोवा, तो भी ठीक है। चले आगे चलते हैं। वो गुल गुल कर मरा, शाबाश, इसका क्या है, गुड गुड है या गुल गुल कर मरा? मेरे ख्याल में डिमेटे के गुल गुल कर मरदा, ठीक है। आयशा माजिद, हीरा, ठीक है। सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं। गुल गुल मीन्स के जब आप पेनफुली मरते हैं, ठीक है। इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, वो गुल गुल कर मरा, शाबाश, ही डाइड अ पेनफुल डेथ। He died miserably, he died in pain, he met a cold death। cold death तो कुछ और मीनिंग कि आप जुल्म ज्यादती के साथ जब आपकी मौत होती है, तो ठीक है। he died painfully भी ठीक है। अगर इडियमेटिक एक्सप्रेशन आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि he died by inches, he died by inches।
by inches. यस अफशान बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं मोहम्मद इसका मतलब ये नहीं है, आपको मैंने कहा है मोहम्मद के सेंस करे सेंटेंस को, आप जस्ट ट्रांसलेशन ना करेंगे, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन आपने कि आप सेंटेंस को सेंस करें। हम क्यों कहते हैं कि आजकल गुजारा करना मुश्किल है? जब आप मैंने यार आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो हम ये बात क्यों करते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, मीन्स ये है कि महंगाई है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक लिविंग भी ठीक है, इट्स हार्ड टू मेक लिविंग। रमजान सॉरी रमीज, मोहम्मद रमीज, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, वेरी गुड। इट्स हार्ड टू मेक लिविंग, वेरी गुड। आप ये लिखते हैं इट्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, आप ये लिख सकते हैं। नहीं इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव नहीं है, हेरा ये नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कि लाइफ इज फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज, लाइफ इज फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज, वो भी एक इडियम हम यूज किया करते थे, हैंड टू माउथ। चले आगे चलते हैं। आखिरकार उसने हार मान ली, शाबाश। एट लास्ट ही गिव अप आएगा, देखिए ना, हार मान ली, तो क्यों आप लोग टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं? फाइनली ही सरेंडर, ठीक है। फाइनली ही गेव अप, वेरी गुड, गेव अप बेस्ट है। एक्सेप्टेड डिफीट भी ठीक है, लेकिन गेव अप भी ठीक है। अच्छा चले आगे चलते हैं। मुझे टालने की कोशिश मत करो, शाबाश। मुझे टालने की, डू नॉट ट्राई टू मेक मी फूल, नहीं टालने की मेक मी फूल कहां से आ गया, हद हो गई। डू नॉट ट्राई टू मेक मी फूल, ये किस तरह की वो ट्रांसलेशन है? बस जो आ गया लिख लिया आप लोगों ने। मुझे टालने की क्या मतलब है? मेक मी फूल कैसे आ सकता है? हद हो गई यार। शाबाश, दोबारा से इसके ऊपर सोच लें। एक बंदे ने लिख लिया, बाकी सबने कॉपी करके बस पेस्ट कर दिया, बात खत्म। मुझे टालने की कोशिश मत करें, शाबाश। डू नॉट ट्राई टू पुट मी ऑफ, पुट मी ऑफ लिख लेना। डाइवर्ट मी राइट यूजेज ऑफ वर्ड नहीं है। डाइवर्ट कुछ और मनी मीनिंग में। डू नॉट ट्राई, इग्नोर बिल्कुल ठीक है जरताब, बिल्कुल ठीक है, इग्नोर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, डू नॉट ट्राई टू इग्नोर मी। लेकिन ये है कि पुट मी ऑफ बेस्ट आएगा। वर्ड का भी कुछ और मीनिंग देखिए ना, वो टालना की मीन्स ये कि वैसे आपको डिले करने के चक्कर में है कोई बंदा, तो उस फॉर्म में, उसकी सेंस में। तो बेस्ट वर्ड क्या है? पुट मी ऑफ। ये अपने पास चले मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोग को आसानी। बच्चे हैं ना, बच्चों को हमने इस तरह ही पढ़ाना होता है, स्पून फीडिंग। पुट मी ऑफ, बच्चे हैं लेकिन मुझसे बड़े बड़े बच्चे हैं। चले आगे चलते हैं। मुझे चेयरमैन से मिलना पड़ेगा या सेक्रेटरी से? सेक्रेटरी से, शाबाश। ये मिस्टेक किसी ने किया ना तो मैं इसके टांगे तोड़ूंगा, ये याद रखिएगा। लेकिन आप फिर से मिस्टेक्स कर रहे हैं। तुम्हें हबीबी आपने हबीबा आपने कौन सा टेंस यूज किया है, जरा देख लें।
ऊपर आमना अब्बास आपने कौन सा टेंस यूज किया है, जरा दोबारा से देख लें। That I have to meet. आप मोहम्मद रमीज आपने कौन सा टेंस यूज किया है, दोबारा से पढ़ लें शाबाश। क्या लिखा गया है आप, गनजफर आपने क्या किया है, मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, देखिए ना, मुझे चेयरमैन से मिलना पड़ेगा या सेक्रेटरी से, तो आई विल हैव टू ईदर मीट द चेयरमैन और द सेक्रेटरी। तो विल हैव टू आप यूज करें ना। मारूफ आप क्या कहना चाहते हैं? चलें, अच्छा मीट की जगह आप सी भी लिख सकते हैं, इधर आई विल हैव टू सी, विल हैव टू सी द चेयरमैन और द सेक्रेटरी। आप सी वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर थोड़ा और भी इसको इडियोमैटिक बनाना चाहे तो। cannot be use would, I would have भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। हो सके तो मुझे शाम को फोन करें, इफ पॉसिबल मेक मी कॉल इट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है मोहम्मद, आपका भी ठीक है, कॉल मी इन द इवनिंग, ठीक है, कॉल मी इन द इवनिंग, ये सबका ठीक है, इफ पॉसिबल कॉल मी। लेकिन इसको और भी रिंग मी अप भी आप यूज करते हैं, इफ पॉसिबल रिंग मी अप इन द इवनिंग, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बहरहाल ठीक है, कॉल मी इन द इवनिंग इफ पॉसिबल। आगे क्या है कि अकल की बात करें, शाबाश बेअक्लो, अकल की बात करें। टॉक सेंस, वेरी गुड अफशान, वेरी गुड। टॉक सेंस मोहम्मद, वेरी गुड। स्पीक ऑफ विजडम नहीं, बी सेंसिबल ठीक है, लेकिन जरिया मदीहा टॉक वाइजली ठीक है, ये भी से समथिंग सेंसिबली, ये भी ठीक है, लेकिन नीडिमेटिक एक्सप्रेशन टॉक सेंस जिसने लिखा है ना वो बेस्ट है, आप लोग भी इसको कॉपी कर सकते हैं। टॉक सेंस, टॉक सेंस स्पीकोलॉजिकली भी ठीक है, आमिना, अमीना के टॉक सेंसिबल स्टफ। बोलो जनाब, एक ही बात हो गई, टॉक सेंस सेंसिबल स्टफ। चलो हम अपने रहनुमा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वी आर फॉलोइंग फुटस्टेप ऑफ ऑल, वेरी गुड। वी आर फॉलोइंग आवर लीडर्स भी ठीक है, वी आर फॉलोइंग, ये सबका ऑलमोस्ट ठीक है। वी आर फॉलोइंग आवर लीडर्स, वी हैव टू क्यों आएगा अनवर? हैव टू का कुछ और बन रहा है अनवर, ये गलत है, वी हैव टू फॉलो और एल्डर्स नहीं है, वी आर फॉलोइंग। आप टेंस को देख लेना, आइडेंटिफाई द टेंस। तो आपने क्या करना है, वी आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ आवर एल्डर्स भी लिख सकते हैं, वी आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ आवर एल्डर्स। आगे क्या है, अल्लाह जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा गया है। God knows my fortune, God knows what is my fate, Allah knows what is in my fate, ठीक है। what is written, God knows what is in my fate, ठीक है। what is written in my fate है, what is in my fate है, या what is written in my destiny है, चलिए ठीक है। आप इसको और भी कर सकते हैं कि God knows what is in stored for me, what is in stored for me, in stored for me, आप ये भी लिख सकते हैं। अल्लाह जाने मेरी किस्मत में क्या लिखे। अच्छा, मौसम बहार में फूल खिलते हैं, शाबाश। फ्लावर्स ब्लूम्स इन द स्प्रिंग, ठीक है आमना, ठीक है।
सैयद मुर्तजा बिल्कुल ठीक है, अनवर ठीक है, उम्मे हबीबा ठीक है, फ्लावर्स ब्लूम्स नहीं, फ्लावर्स ब्लूम आएगा, ब्लूम से एस हटा दे उम्मे हबीबे। हमजा ठीक है, ठीक है डॉक्टर लारेब, राबिया ठीक है, तो यस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन स्प्रिंग कभी भी नहीं आएगा, इन द स्प्रिंग आएगा। ये एक ना फ्रेज है, जिस तरह इन द इवनिंग है तो इन इवनिंग कभी भी आप नहीं लिखेंगे। इन द मॉर्निंग है, इन मॉर्निंग कभी भी आप नहीं लिखेंगे, इन द मॉर्निंग लिखेंगे। तो इन द स्प्रिंग क्या है, ये एक फ्रेज है, आपने इसी फॉर्म में लिखना है। स्प्रिंग सीजन भी आप लगा सकते हैं, एक बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। अगर आप स्प्रिंग लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर स्प्रिंग सीजन लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, वो तबाही के दहाने पर खड़ा है, शाबाश इसको। He is standing at the verge of disaster, yeah, he is standing on the brink of destruction, he is on the brink of disaster, बिल्कुल ठीक है। He is at the edge of disaster, ये भी ठीक है, is नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, will not be tolerated, very good, disobedience will not, he is standing in the edge नहीं गाएगा, हिरा at the edge of, इन रंग अब्दुर्रहमान डिसोबीडियंस बिल्कुल ठीक है, will not be tolerated, ये आप लगा लें जितने भी हैं। ओके, नेक्स्ट है, आखिर तुम क्या चाहते हो, शाबाश। हम अक्सर के आखिर तुम चाहते क्या हो, ये उस फॉर्म में है, लेकिन ना सेंटेंस को सेंस किया करें, आखिर तुम चाहते क्या हो, बट यू आर अप टू, ये भी ठीक है, वेरी गुड, आई एग्री, यू आर अप टू, बट यू ट्रांसलेशन भी करो, आखिर तुम क्या चाहते हो, इसको जरा वो करें। देखिए ना, हम अक्सर कहते हैं आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट, बट रियली नहीं, आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट, आखिर तुम चाहते क्या हो, आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट। एरोगेंस, बट एरोगेंस हाँ करे आसिफ, ये क्या कहाँ से ये हुई, ये वर्ड आपने बारो किया है, एरोगेंस का क्या मतलब है, एरोगेंस वर्ड आप क्यों नहीं, रीजन तो जिद्दी बंदा होता है, एक बात मानने वाला नहीं, तो कहते हैं आखिर तुम क्या चाहते हैं, सो आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट, आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं, व्हाट डू यू वांट फिर कॉमा लिखिए आफ्टर ऑल, या फिर आफ्टर ऑल कॉमा व्हाट डू यू वांट, दोनों ठीक है। अब्दुर्रहमान, लिखना तो दरकिनार, वो पढ़ना नहीं जानता, शाबाश, वेरी गुड। ये कौन है, राना उस्मा, उसामा है क्या नाम, एक मिनट, राना उसामा, वेरी गुड, फर्स्ट टाइम किसी ने सही मुझे आंसर दिया है, वेरी गुड राना। लेटर ऑन राइटिंग, ही डज नॉट नो हाउ टू रीड, वेरी गुड। बिसाइड्स नहीं आएगा डॉक्टर लारेब, बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड राइटिंग आपने लिखना है, लेटर ऑन राइटिंग, ही डज नॉट नो हाउ टू रीड, नॉट टू स्पीक ऑफ राइटिंग भी ठीक है, लेकिन लेट अलोन राइटिंग ये बेस्ट है। सेट असाइड नहीं आएगा अफशान, सेट असाइड नहीं आएगा, सेट असाइड के कुछ और मतलब बन रहा है, फॉर फ्रॉम राइटिंग नहीं, फॉर फ्रॉम राइटिंग बिन लेट अलोन राइटिंग। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह है कि एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक कर लें, थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाएं, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले आप इस तरह करें कि थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच करें और फ्रेश हो जाएं, जस्ट 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा ब्रेक है। इंपॉर्टेंट क्लास मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो थोड़ा सा आप फ्रेश भी हो जाएंगे और फिर न्यू स्टार्ट लेंगे। नहीं 35 पे नहीं, बस 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक है नहीं, इसको मैं ब्रेक ही नहीं दूंगा, सिंपल आपने लॉग इन ही रहना है इस तरह, बस सिंपल ये है कि थोड़ा सा आप स्ट्रेच करें, ठीक।